जब रूट्स कॉमन होते हैं तो एग्जैक्टली कैसे सिनेरियोज बनते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मान लीजिए पहला केस हम डिस्कस करने के लिए एक एल्गोरिदम बिल्ड करते हैं कि अगर एक ही रूट कॉमन है, मतलब फर्स्ट सिनेरियो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं दैट ओनली वन ऑफ द रूट्स इज कॉमन, सो ओनली वन रूट इज कॉमन। इस केस में क्या होगा ना, ये कब होगा ये समझिए। आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब ये दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक और क्वाड्रेटिक है, मान लेते हैं a डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। व्हाट वी टोल्ड इज एक जरूरी बात कि यहाँ पर ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि a और a डैश यकीनन तौर पर जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि a और a डैश अगर जीरो हो गए तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचनी है। ये बात तो क्लियरली अंडरस्टूड है। एक और जरूरी बात जिसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको आने वाले वक्त में दूंगा कि ए बी डैश माइनस ए डैश भी जीरो नहीं होगा। इसका क्या मतलब है हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। अभी आप ये मान लीजिए ए बी डैश, पहले तो मैं लिख ले रहा हूँ और फिर मैं लिख रहा हूँ ए डैश बी, इनका जो डिफरेंस है ये भी जीरो नहीं होगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आपके पास मान लीजिए इन दोनों क्वाड्रेटिक का एक कॉमन रूट है। आई होप आप मेरी इस बात को समझते हैं कि दोनों का अगर एक कॉमन रूट है, लेट्स से अल्फा, तो वो अल्फा इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो माय पॉइंट इज प्रीटी सिंपल, बड़े गौर से देखिएगा। अगर अल्फा इन क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करता है तो ये हो जाना है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और अल्फा सेकंड क्वाड्रेटिक को भी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वो होगी ए डैश अल्फा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फा प्लस सी डैश इज इक्वल टू जीरो। मैंने यहाँ गलती से शायद एक्स लिख दिया, रियली सॉरी फॉर दिस। नाउ अब आप ये जानते होंगे कि अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आप कैसे करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैं जो दो वेरिएबल मान रहा हूँ वो अल्फा स्क्वायर और अल्फा मान लेता हूँ। बड़े गौर से सुनिएगा, अल्फा स्क्वायर और अल्फा को मैं दो अलग अलग स्टैंडर्ड वेरिएबल मान लेता हूँ। तो आपको याद होगा अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रादर मैं कहूँगा दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, आई मेक यू रिकॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कैसे सॉल्व किया करते थे, विल कम बैक टू दिस। जैसे आप मान लीजिए आपके पास लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y plus c2 is equal to 0. Now, if I were to solve for x and y, what we do is हम x लिखते हैं, हम y लिखते हैं, मतलब एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन तो है ही आपके पास। पर एक तरीका ये भी आता है कि आप सबसे पहले तो यहाँ पर जो x के लिए लिखना चाह रहे हैं वो आप लिखिए b1c2 माइनस b2c1। आई होप आप समझ पा रहे हैं। x के डिनोमिनेटर में आप लिखिए b1c2 माइनस b2c1। आई होप ये पार्ट आपको समझ आ रहा है। अब जब आप y के लिए लिखेंगे तो y के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले c1a2 माइनस a1c2। आप समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ, ये c1a2 माइनस a1c2 इज इक्वल टू, अब c1 और c2 क्लियरली आपके पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, और अगर ये कांस्टेंट टर्म्स हैं तो क्लियरली आप इनके लिए लिखेंगे 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। सो ये इस तरीके से आप a1b2 माइनस b1 a2 या a2 b1 जो भी आप लिखें। अब ऑफ कोर्स आप एक बार इन दोनों को साथ में कंसिडर करके x वर्कआउट कर सकते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को साथ में कंसिडर करके y को वर्कआउट कर सकते हैं। ये बिना सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन के आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मतलब उन्हें भी किया जा सकता है या फिर ये तरीका भी आपके लिए उतना ही एफिशिएंटली वर्क करेगा। यही काम मैं यहाँ यूज करना चाह रहा हूँ कि अल्फा स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए x मान लें और अल्फा को y मान लें। सो टेक्निकली हम डीलिंग विद टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, थोड़ी देर के लिए सब मान सकते हैं। तो बताएं अल्फा स्क्वायर के लिए आप क्या लिखेंगे। अल्फा स्क्वायर के लिए आई होप आप देख पा रहे हैं, आप लिखेंगे बी सी डैश माइनस बी डैश सी। तो अल्फा स्क्वायर के लिए जो मैं लिखूंगा वो होगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी। नेक्स्ट जो आता है वो हो जाएगा आपका अल्फा। अल्फा के लिए अब जो आप लिखेंगे थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो ये होगा सी ए डैश, आई होप आप देख पा रहे हैं मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, आपके अल्फा के लिए, माइनस सी डैश ए। तो यहाँ जो आप लिखेंगे वो होगा सी ए डैश माइनस सी डैश ए। आई होप ये बात आप लोग को भी समझ पा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जब आप 1 के लिए लिखेंगे, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म के लिए, तो ये हो जाना है ए बी डैश माइनस ए डैश बी। सो इट शुड बी ए बी डैश माइनस ए डैश बी।
अब आप यहाँ से एक बात समझने की कोशिश करिए, आप यहाँ से अल्फा स्क्वायर निकालेंगे और अल्फा, आप ये देख पा रहे हैं। अगर मैं आपको फिर से क्लैरिटी दूं तो अल्फा स्क्वायर के लिए हमने लिखा हम रियली सॉरी, अल्फा स्क्वायर के लिए हमने लिखा बी सी डैश माइनस बी डैश सी। आई होप आपको दिखा। हमने अल्फा के लिए जो डिनोमिनेटर में लिखा वो था सी ए डैश, आई होप आप देख पा रहे हैं, माइनस ए डैश सॉरी ए सी डैश। सिमिलरली सी के लिए हमने लिखा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। आई होप आप समझ पा रहे हैं। हाँ, बताएं अल्फा स्क्वायर क्या हो जाना है स्टूडेंट? सर अल्फा स्क्वायर जो होगा वो होगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। सिमिलरली आप अल्फा के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इस तरीके से आप अल्फा भी निकाल सकते हैं। अगर मैं अल्फा आपसे पूछूं तो अल्फा के लिए क्या आ जाना है स्टूडेंट्स? अल्फा आपका होगा सी ए डैश माइनस सी डैश ए अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। यहाँ से आप अगर दोनों को कंपेयर करें, मतलब एक तरफ आपके पास अल्फा है और एक तरफ आपके पास बेसिकली अल्फा स्क्वायर है, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें, मतलब अल्फा की वैल्यू जो है मैं यहाँ अगर रिप्लेस कर दूँ तो ये हो जाना है सी ए डैश माइनस सी डैश ए डिवाइडेड बाय ए बी डैश माइनस ए डैश बी होल टाइम्स कितना स्टूडेंट्स? इसका ऑफ कोर्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी divided by AB dash minus A dash B. If you wish to simplify it further, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की गुंजाइश है। जैसे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बड़े गौर से देखिएगा कि A की जो फैक्टर है यहाँ पर, ये A इस फैक्टर से कैंसिल हो जाना है अगर आप नोटिस कर रहे हैं। तो फाइनली जो बचेगा वो कुछ ऐसा, बड़े गौर से देखिएगा कि जो बचेगा वो रिजल्ट में लिख रहा हूँ सी ए डैश माइनस सी डैश ए होल रेज टू द पावर 2 will be equal to AB dash minus A dash B whole times BC dash minus B dash C. Now this is something very crucial. अगर आपको दो क्वाड्रेटिक दे दी जाए और अगर बोला जाए कि उनमें एक रूट कॉमन है तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप ये रूल याद करें या ये फॉर्मूला याद करें। मैं कहूँगा ये प्रोसेस अगर आपने समझी है तो हर बार यही प्रोसेस आप अप्लाई करें। ऑल्दो इस प्रोसेस को याद रखने का एक आसान तरीका भी है, बड़े गौर से देखिएगा, बड़ा मजेदार सा तरीका है। अगर आप इसे याद रख पाए तो ये भी इसी कंडीशन का एक्सटेंडेड वर्जन है। मैं बेसिकली डिटर्मिनेंट यूज करना चाह रहा हूँ इस फॉर्मूले को उस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के लिए। क्या है वो, ध्यान से देखिए। हमने ये कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक है, और दूसरी क्वाड्रेटिक क्या थी भाई? वो थी ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। कोई कहे कि इन दोनों का एक कॉमन रूट है अल्फा, तो उसकी जो कंडीशन है वो ये है, अगर इनका एक कॉमन रूट है अल्फा तो आप इत्मीनान के साथ लिखिए, बड़े पास देखिएगा डिटर्मिनेंट ए बी ए डैश बी डैश। इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, आप देख पा रहे हैं यही लिखा है ए बी डैश माइनस ए डैश बी। इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्या आप देख पा रहे हो? मैं इसे क्या लिखूंगा? मैं इसे लिखूंगा बी सी और बी डैश सी डैश। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बी सी और यहाँ लिख रहा हूँ बी डैश सी डैश। आई होप आप देख पा रहे हैं बी सी डैश माइनस बी डैश सी यही लिखा हुआ है। अगर आप ठीक से नोटिस करें, दिस इज इक्वल टू दिस बट रेज टू द पावर 2। तो दिस विल बी क्लियरली, आई होप आप देख पा रहे हैं, सी ए, दिस विल बी सी डैश और ये ए डैश, बट दिस इज रेज टू द पावर 2। तो अगर ये पूरा कंक्लूजन आप याद ना रख पाए तो ऐसे ऑर्डर में याद रख लीजिए ए बी, देन ए डैश बी डैश, फिर आपके पास बी सी, देन नीचे बी डैश सी डैश और फिर सी ए, और ऑफ कोर्स नीचे भी आपका सी डैश ए डैश। पर इस बार ऑफ कोर्स लास्ट टर्म जो है सी और ए वाला है इसमें आप स्क्वायर लगाएंगे। तो इस तरीके से भी इस कंक्लूजन को डायरेक्टली याद करके आप अप्लाई कर सकते हैं अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक रूट कॉमन दिया जा रहा है तो। नाउ विद दैट लेट्स टॉक अबाउट अनदर सिनेरियो, जब कोई कहे कि दोनों ही रूट्स कॉमन है। अब सोच के देखिए अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो क्या होगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो सिंपल सी बात है साहब, सिंपल सा तरीका है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप क्यों ऐसा नहीं सोच पा रहे हो? व्हेन बोथ द रूट्स आर कॉमन तो सेम ही क्वाड्रेटिक होगी। आप समझिए, व्हेन बोथ ऑफ द रूट्स आर कॉमन, तो मेरा आपसे जो कहना है वो ये कि अगर एक क्वाड्रेटिक कोई कहता है लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वाड्रेटिक मुझसे कही जा रही है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और आपसे ये कहा जा रहा है कि दोनों के ही रूट्स सेम है, मतलब दोनों के ही रूट्स अल्फा और बीटा, ये कब पॉसिबल?
मतलब ये जो दूसरी इक्वेशन है वो पहली इक्वेशन का कोई ना कोई मल्टीपल है, दैट्स ऑल। तभी ऐसा पॉसिबल है, अगर आप मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं तो। मेरा स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है कि हम क्यों नहीं ऐसा कह सकते हैं। इवन आप सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी ये बात प्रूव कर सकते हैं। पर ये जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन का कोई ना कोई मल्टीपल ही होगी। मतलब ये दोनों इक्वेशंस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं एक्सेप्ट फॉर द मल्टीपल, कि किसी नंबर से आप दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो ताकि आप पहली इक्वेशन को अटेन कर पाओ। सो टेक्निकली आप जब कोफिशिएंट्स यानी ए और ए डैश का रेशो निकालेंगे, जब आप बी और बी डैश का रेशो निकालेंगे, और जब आप सी और सी डैश का रेशो निकालेंगे तो रेशो सेम आएंगे। मतलब जब भी ये दोनों इक्वेशंस बेसिकली आइडेंटिकल होंगी तब इनके रूट्स दोनों ही कॉमन या सेम होंगे। इतनी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। सो दिस इज द कंडीशन जब दोनों इक्वेशंस क्या हो, आइडेंटिकल। ऑल्दो मैं आपको एक और स्टैंडर्ड तरीका सिखाता हूँ कि कभी कोई आपसे कहे कि इन दोनों के रूट्स सेम हैं, इन दोनों के रूट्स आइडेंटिकल हैं, तो आप उसे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये तरीका हमेशा वैलिड है कि दोनों के कोफिशिएंट्स यानी एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इनके रेशियो सेम होंगे। पर इसके अलावा आप ये भी, अगर क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस दी गई हैं तो ये लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो कि आपको अगर उनका कॉमन रूट निकालना है दोनों इक्वेशंस का, तो आप कुछ मत करिए, आप दोनों में एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट सेम कर दीजिए। आप दोनों में एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट सेम कर दीजिए और दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस ले लीजिए। उससे भी आपको एक बहुत ही क्रूशियल सा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर ये बात नहीं समझ आ रही है तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे, और उसी के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Find the value of lambda so that the equations x square minus x minus 12 and lambda x square plus 10x plus 3 may have one root in common and also find the common root। तो इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन हो उसकी कंडीशन आपको फुलफिल करनी है या फिगर आउट करनी है। तो मैं कहता हूँ देखो, लैम्डा तक पहुंचना है, पहले इससे कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं क्या। जैसे लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x plus 3x minus 12 is equal to 0, which when factorized shall I say will give you x minus 4 एक फैक्टर तो, और प्लस 3 आ जाना है तो दूसरा फैक्टर होगा x plus 3 is equal to 0, which means x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो होंगी -3 और 4। आई होप ये पार्ट बहुत तरीके से आप समझ पा रहे हैं। अब मैं दोनों कंडीशंस पर विचार करता हूँ। दोनों कंडीशंस कौन सी, कि मैं कहता हूँ भाई कि अगर x की वैल्यू 4 है तो क्या होगा और x की वैल्यू 3 है तो क्या होगा। देखो अगर x की वैल्यू 4 है, चलो पहले x की वैल्यू -3 ले लेते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ दैट x इज इक्वल टू -3 इज द कॉमन रूट। मतलब मैं मान लेता हूँ कि उनका एक रूट कॉमन है। तो अगर x की वैल्यू -3 पर वो रूट कॉमन है तो वो -3 x की वैल्यू जो है वो इसे भी सेटिस्फाई करेगी। तो आप यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाना है 9 लैम्डा प्लस ऑफ कोर्स 10 इंटू -3 दैट्स -30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जहां से आप लैम्डा निकाल सकते हैं क्लियरली कितना आ जाएगा भाई -27। तो 27 इधर जा रहा है तो 9 का 27 3 टाइम्स। तो अगर x की वैल्यू -3 है तो लैम्डा 3 होगा, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन में मान लेता हूँ कि जो 4 है वो एक कॉमन रूट है, तो x की वैल्यू जो 4 है वो है अपना एक कॉमन रूट। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर वही बात, अगर ऐसा होगा तो x की वैल्यू 4 दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। वो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर यानी 16 लैम्डा, और ये हो जाएगा 40 तो 43 तो हो जाएगा -43। तो आपका जो लैम्डा हो जाएगा वो हो जाएगा -43 डिवाइडेड बाय 16। तो ये दो कंक्लूजन्स आपको मिलेंगे जिनके थ्रू आप इस क्वेश्चन पे लैम्डा बता सकते हैं अगर कोई एक रूट कॉमन है तो। आई होप दिस पार्ट इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू कि इन क्वेश्चंस को हमने कैसे सोचा और कैसे वर्कआउट किया। वेल हियर कम्स अनदर क्वेश्चन, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। वो बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन में ए बी सी लकीली आपके लिए जीपी में दिए गए और इन दोनों इक्वेशंस में एक कॉमन रूट है। तो आपको ये बताना है कि a अपॉन डी, b अपॉन ई और c अपॉन एफ एच पी में होगा। अच्छी बात है, कैसे सोचेंगे जरा इस बारे में विचार करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो सर, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ अगर a b c जीपी में है तो भाई अगर मैं a को a कहूँ, है ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं a को a ही कहता हूँ, तो b को क्या मैं a r कह सकता हूँ और c को क्या मैं a r स्क्वायर कह सकता हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, तो मैं वो वैल्यूज यहाँ रख देता हूँ। देखो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए आर एक्स प्लस सी जो कि है ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं ए कॉमन ले लूँ, क्योंकि ये तो 0 होने से रहा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए आर
plus r square is equal to 0. Do you not think this is a perfect square? And if it is a perfect square, इसे मैं लिख सकता हूँ x plus r whole square is equal to 0, which gives me कि x की वैल्यू जो आती है वो हो जाती है माइनस r. आपने अगर ठीक से नोटिस किया हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन आया होगा कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो आ रही है यहाँ पर माइनस r. अब आपसे ये कहा गया कि इनके बीच में एक रूट कॉमन है. मैं कह रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक को अगर आप ठीक से देखें तो ये क्वाड्रेटिक बेसिकली एक परफेक्ट स्क्वायर है. मतलब अगर ए बी सी जीपी में होते हैं तो आपकी जो एक क्वाड्रेटिक होती है परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है. मतलब इसके जो दोनों रूट्स हैं वो माइनस आर है, मतलब माइनस आर इसका रिपीटेड रूट है. अब अगर दोनों ही रूट माइनस आर हैं तो उनमें से एक रूट अगर इसके साथ कॉमन है तो माइनस आर ही कॉमन होगा और वो आपकी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई. मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डी एक्स स्क्वायर को अगर मैंने, मतलब इस इक्वेशन को अगर मैंने एक्स की जगह आर से रिप्लेस किया तो ये हो जाना है डी आर स्क्वायर माइनस 2er प्लस एफ इज इक्वल टू 0. आई होप दिस कैन बी रिटन वेरी क्लियरली ओवर हियर. ऐसा कहा, लिखा और बोला जा सकता है. जब मैं ऐसा करता हूँ तो देखो क्या कंक्लूजन मिलता है, बड़े गौर से देखिएगा. इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन है, ध्यान से नोटिस करिएगा. अगर मैं इसे रीराइट करूँ तो ये क्या बन जा रही है, देखो. यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सी अपॉन ए. आई होप यू ऑल आर नोटिसिंग इट वेरी क्लियरली. आर स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय सी अपॉन. तो मैं लिखता हूँ इसे डी सी अपॉन ए माइनस 2e. बताओ आर की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, आप आर की वैल्यू लिख सकते हो बी अपॉन ए. तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बी अपॉन ए. तो ये जाता है 2e b अपॉन ए ऑफ कोर्स प्लस एफ. तो एफ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं एफ को तो किसी भी वैल्यू से रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, मैं एफ को एफ ही रख रहा हूँ. सो दिस इज व्हाट आई एम रिसीविंग और गेटिंग सो फार. अगर मैं ऐसा कोई कंक्लूजन देता हूँ तो मेरा एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर मैं चाहूँ तो अगर एक छोटा सा कंक्लूजन ये दे सकता हूँ. देखो आर स्क्वायर को हमने किससे रिप्लेस किया, सी अपॉन ए से, तो ये हो जाता है डी सी अपॉन ए, है ना. फिर आपके पास लिखा हुआ था 2er, है ना. तो 2er में अगर मैं देखता हूँ तो नेगेटिव तो है, 2e भी है और आर को हमने किससे रिप्लेस किया, बी अपॉन ए से, तो यहाँ पर बी अपॉन ए आ जा रहा है और फिर फाइनली बच रहा है एफ. आई होप दिस पार्ट इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू. मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि ये जो है तीनों ये एच पी में आ जाए. मतलब ए अपॉन डी अगर आप देख पा रहे हैं तो बी अपॉन ई और अगर आप देख पा रहे हैं तो सी अपॉन एफ. अब ये कंक्लूजन कैसे लाया जा सकता है जरा इस बारे में विचार करते हैं, ध्यान से नोटिस करिएगा. मैं एक बात कह सकता हूँ कि बी जो है वो बेसिकली ए आर है ना. बी जो है वो बेसिकली ए आर है पर उससे कोई फायदा होगा नहीं. तो देखिएगा गौर से, अगर मैं इस इक्वेशन को सी से डिवाइड करता हूँ, देखिए सी से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा डी अपॉन ए माइनस ये हो जाना है 2e b अपॉन ऑफ कोर्स ए सी प्लस ये हो जाना है कितना स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल टू 0. अब हम ये जानते हैं कि ए बी सी अगर जीपी में है तो ए सी जो है वो बी स्क्वायर होगा क्योंकि बी जो है ज्योमेट्रिक मीन होगा ए और सी का. तो ये जो ए सी अगर मैं इसे बी स्क्वायर से रिप्लेस करता हूँ, है ना, यही कर देता हूँ. तो हम रिप्लेसिंग, अच्छा एक और काम, आप जब सी से डिवाइड करें तो यहाँ भी सी आएगा और यहाँ आ जाएगा ए सी की जगह बी स्क्वायर. तो ये भी और ये भी कैंसिल हो जाने. तो जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2e अपॉन बी. अब आप गौर से देखिए जो कंक्लूजन है वो ये है that 2e upon b is equal to f upon c plus d upon a. Can I not write, बड़े गौर से देखिएगा, that d upon a, comma e upon b, comma f upon c ये जो है ये तीनों a b में होंगे. तो मुझसे जो पूछा जा रहा है वो ये कि इसका रेसिप्रोकल, तो इन तीनों का रेसिप्रोकल यानी a अपॉन d, b अपॉन e और c अपॉन f ये तीनों यकीनन तौर पर एच पी में होंगे. बस यही एग्जैक्टली हम यहाँ प्रूव करना चाह रहे थे. सो आई होप आप एक अच्छा कंक्लूजन पा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, कैसे ये सारे रिजल्ट्स हम वर्कआउट करते हैं.